नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख कर लेते हैं आज के मुद्दे का। 9 बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की थी। इस दौरान सरकारी बैंकों की ब्रांच में पैसे जमा करने, निकालने और चेक क्लियरेंस जैसे काम पर असर रहा। हालांकि एटीएम जो है आज पूरे दिन भर काम करते रहे। इस हड़ताल में बैंकों के 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। सवाल यह है कि आखिर बैंकों की हड़ताल क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में सालाना बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। केंद्र की मोदी सरकार कई सरकारी कंपनियों के साथ साथ कुछ बैंकों के निजीकरण के जरिए इतनी रकम जुटाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि केंद्र सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी। हालांकि किन किन बैंकों का निजीकरण होगा और यह किस प्रक्रिया के तहत होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन बैंक यूनियनों से तर इस बीच जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की सभी यूनियनों ने भी 17 मार्च को हड़ताल की घोषणा कर दी है। वहीं एलआईसी की सभी यूनियंस ने 18 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। 4 इंश्योरेंस कंपनियों की सभी यूनियंस ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई है। और ये 6 अलग अलग राज्यों से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आज लगभग देश में हर जगह बैंक कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं त्रिपुरा के अगरतला से, जहां पर जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे बैनर लेकर वो अपने हाथों में इस समय सड़कों पर आज उतरे हुए दिखाई दिए। आपको बता दें 2 दिन की यह हड़ताल है। आज हड़ताल का पहला दिन था, कल भी यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी और आज जगह जगह इसी तरीके से बैंक कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करते हुए ये बैंक कर्मचारी साफ तौर पर नजर आए। 6 अलग राज्यों के शहरों की ये तस्वीर है। पहले अगरतला, दूसरी देश की राजधानी दिल्ली से, तीसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी तस्वीर है। यहां पर भी आज बैंक कर्मी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बंगाल में तो वैसे ही चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज ये बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं इस मुद्दे का भी खामियाजा बीजेपी को तो नहीं भुगतना होगा। वहीं 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। यहां पर भी बैंक कर्मचारी आज सड़कों पर रहे, इन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरी तस्वीर है पंजाब के शहर पटियाला से। यहां पर भी धरना लगाकर बैंक कर्मियों ने आज अपना विरोध दर्ज करवाया है। बैंकों के निजीकरण का जो अभी बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी जिन्होंने 2 बैंकों का जिक्र करा और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी का जिक्र करा कि हम उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। कौन सी पॉलिसी में? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, क्या नहीं है, कहां उसका पैसा जाता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। कोई पूछेगा तो उसको 70 साल का हिसाब पहले मांगा जाएगा। तो ये जो आज हम विरोध कर रहे हैं और 2 दिन की एक सांकेतिक हड़ताल जो हमने दी है वो निजीकरण के विरोध में है। जैसे ही मैडम ने ये अनाउंसमेंट करा पार्लियामेंट में बजट प्रपोजल में कि 2 सरकारी बैंक हम निजीकरण करने जा रहे हैं, बैंकों के नाम नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, मतलब तैयारी कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज को सिंपली अनाउंस कर दो। आज सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज बना रही है अपने, वो हमें पता ही नहीं लगता। जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। आप किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, उनके लिए आप लॉज बना रहे हैं। 2 दिन का जो स्ट्राइक बुलाया गया है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग सरकार के विरोध कर रहे हैं। जो सरकार का कदम है निजीकरण का, उसका खुल के विरोध कर रहे हैं। ये किसी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक सरकार आती है जो 60 साल तक शासन करती है और वो बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है, राष्ट्रीयकरण करती है। दूसरी सरकार आती है जो 7 या 8 साल शासन कर रही है और वो उसका प्राइवेटाइजेशन करती है। क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आया। क्या 60 साल में हम पिछड़ गए? नेशनलाइजेशन के बाद जो 1969 में 80 और 84 में जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या देश की स्थिति खराब हुई या सुदृढ़ हुई? सरकार को तो इस पर विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं देश बहुत मजबूत हुआ, अर्थव्यवस्था कहीं मजबूत हुई।
ऐसी स्थिति में अगर निजीकरण किया जा रहा है, ये गलत फैसला है, इसका जम के हम लोग विरोध करेंगे। यूएफबीयू बैनर तले में और एएनबीएफ के बैनर तले में, हम लोग एएनबीएफ के बैनर तले कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया मिल के आज डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से जंतर मंतर तक जाएंगे और सरकार के जो इनका एक्टिविटी जो है बैंक के, देश के अहित में, उसका घोर विरोध करेंगे। ये किसी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका हम लोग मिल के, जुल के और हर जगह ऑल ओवर इंडिया में हम इसका डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, स्टेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि आज देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे हैं और न सिर्फ इन्होंने हड़ताल की है बल्कि केंद्र की नीतियों का जमकर विरोध भी किया है। बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत सोमवार यानी कि आज से हो चुकी है। 9 बैंक यूनियंस के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की पहले ही घोषणा कर दी थी। इस दौरान सरकारी बैंकों की ब्रांच में पैसे जमा कराने, निकालने और चेक क्लियरेंस जैसे काम पर जहां आज असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, ऐसा ही कल का दिन भी रहने वाला है। हालांकि ये पहले से ही क्लियर था कि जितने भी एटीएम हैं वो काम करते रहेंगे ताकि लोगों को कैश की कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा इस हड़ताल में बैंकों के 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। बैंकों की हड़ताल क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल सालाना बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी, तो इसी के तहत अब इन बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सीधा सा सवाल है, बैंकों का निजीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है? देखिए, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि पूरा प्रोसेस समझाया था और वजह भी बताई थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों को समझ नहीं आ रही ये बात और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे बैंकों का निजीकरण आखिर क्यों? पल्लवी जी, बिल्कुल आपने ही बोल दिया स्पष्ट, और ये है भी यही बात, सच्चाई भी यही है कि जहां सुधार की जरूरत है, माननीय वित्त मंत्री जी ने वो सारा स्पष्ट किया था। जब बजट पेश हुआ था तो उसी में इसकी पहले ही ये पता जता दी थी कि बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। कुछ बैंकों में प्रॉब्लम है, जहां दिक्कतें आ रही हैं, उनको शुद्धिकरण के लिए उनका जो सुधार होना है के लिए निजीकरण होना भी बहुत जरूरी है। और निजीकरण का मतलब जो है उसको अनायासी जो विपक्षी दल उठाते हैं कि बेचना या करना नहीं होता है। निजीकरण का मतलब सुधार है, अच्छा काम कराना है और जिम्मेदारी जो है वो व्यवस्थित तरीके से करनी बड़ी बात होती है और उसी में सरकार कर रही है। मैं स्पष्ट है, बिल्कुल कोई ऐसी बात है नहीं संशय वाली कहीं से कहीं तक भी। कितना सही रहेगा? सर, मैं एक और आपसे यहाँ सवाल करना चाहूंगी कि क्या निजीकरण ही हर एक रोग का समाधान है? नहीं, हर का नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पल्लवी जी जरूरत है निजीकरण की, वहाँ वहाँ किया जाएगा। तो जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है सुधार की, वहाँ निजीकरण किया जा रहा है। जहाँ नहीं है वहाँ नहीं किया जा रहा। यहाँ दिक्कतें थी, यहाँ काम सही से नहीं हो पा रहा था, यहाँ नुकसान अगर बैंक दिखा रहे थे तो सरकार ने एक प्रयास किया है। और निजीकरण का कोई मतलब नहीं है कि सरकार ने कोई चीज बेच दी है या परमानेंट वो एक चीज तय कर दी है। इसे इसका जो है ना रूप जो है दूसरा न घुमाएं। जो लोग इसको घुमा रहे हैं या इस पर जिक्र या क्वेश्चन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि इसमें सुधार की प्रक्रिया की गई है। पहले की तरह लापरवाही या घाटे में चलाने की स्थिति में नहीं है सरकार। जो भी चीज है, तो सरकारी बैंकों के संचालन तंत्र को ठीक करने की जरूरत आप लोगों को महसूस नहीं होती? या फिर जब भी इस तरह की कहीं से आपको कोई समस्या नजर आती है तो आप निजीकरण पर ही गौर करने लगते हैं? जो सरकारी तंत्र है उसमें भी तो सुधार किया जा सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र को सुधारने के लिए ही निजीकरण की प्रक्रिया लाई गई है। इसी से तो सुधार होगा। वो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो प्राइवेट नहीं हो रहे, वो अब भी सरकार के अधीन ही रहेंगे। इसका तरोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम न किया जाए। निजीकरण का मतलब जो है बिल्कुल सुधार ही है। 101% की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं है कि किसी कर्मचारी को जो है उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। वो सरकार के ही कर्मचारी हैं, सरकार के ही लोग काम करेंगे।
और जो ठीक है सुधार की देवेंद्र जी, जरूरत आप है। लगातार हमारे साथ बने रहिए सर। इस समय कांग्रेस से अजय वर्मा जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। पहले तो स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपकी प्रतिक्रिया, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आपने देखा होगा कि आज बैंक कर्मचारी, लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी सड़कों पर रहे और कल भी इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी। वो मना कर रहे हैं कि हमारे बैंकों का निजीकरण मत कीजिए, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत है और इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, ये चूंकि सरकार के पक्ष के आदमी हैं और सरकार का पक्ष रखेंगे बखूबी, वो सत्य हो, झूठ हो और तथ्यों पे आधारित हो ना हो। थोड़ा ज्ञान बढ़ा लें, मैं जानकारी देना चाहूंगा। आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 80 और 82 के दौर में 28 से ज्यादा बैंकों का प्राइवेटाइजेशन से करके सरकारी उसका वो किया था, जिस वक्त सरकार ने किया था। और 80 से लेके आज तक मुझे बता दीजिए कौन से बैंक की पूंजी घटी है? सारे बैंकों की पूंजी बढ़ती चली गई है। लेकिन कुछ बैंक जो कोऑपरेटिव टाइप के बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के बैंक होते हैं या कहीं कनेक्टेड होते हैं प्राइवेट नेताओं से या किसी से, तो वो बैंक जरूर फेल हुए हैं या वो बैंक गड़बड़ हुए हैं। देश की सरकार जब आई थी तो सबसे पहले वादा किया कि जनधन के अकाउंट, आज ये 10 लाख लोग नहीं है बैंक के जो आप सड़कों पे देख रहे हैं। 10 लाख तो मैन लोग थे, इनके एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 50 लाख हो गए। और वैसे 5 करोड़ लोग सड़कों पर हैं। ये तो हो गए किसान। 68 करोड़ किसान पहले से ही सड़कों पर हैं। आपको बताएं, निजीकरण की एक मोटी सी परिभाषा आप ये समझ लीजिए कि अभी रेलवे स्टेशनों का निजीकरण किया गया। एक स्थान से टिकट, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप अपनी बात जारी रखिए। एक स्थान से टिकट का किराया 30 रुपए है। यूपी की बता रहा हूं मैं आपको, मेरठ से। और यहाँ पर अगर आप प्लेटफॉर्म लेने चले जाएंगे, क्योंकि निजी पे चला गया तो प्लेटफॉर्म का 50 रुपए है। तो लोगों ने कहा, हमने बड़ी बड़ी भूल कर दी कि चुन तो लिया के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री साहब को कि हम लोग देश के विकास में, देश में योगदान देंगे। धीरे धीरे सारी संस्थाएं धीरे धीरे निजी उस क्षेत्र, जर्मन की तरह केवल 4 या 5 व्यवसायियों पर भारत का कंट्रोल हो जाएगा। कुछ समय बाद जो थीम आएगा, चाहे वो 22 में आए, 23 में आए, 24 में आए, 25 में आए, अडानी अंबानी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आज भारत का नाम लिखा जाता है, भारतवर्ष, गौरव से कहते हैं इंडिया, उसका नाम भी, क्योंकि आप देखिए प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में आप जाती हैं, एक मोटा सा उदाहरण मेरे से समझ लीजिए एंकर महोदया, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में किसी टेस्ट कराने या किसी लोग अपने इलाज कराने या ऑपरेशन करानी है, तो वो काम बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में हो जाता है। और भारत के 98% लोग बहुत गरीब लोग हैं, रोटी खाने वाले लोग हैं, और 98% लोग जो है, ये समझ लीजिए कि उस पर है। और वही ऑपरेशन अगर आप किसी आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने चले जाइए, तो वही ऑपरेशन जो वहाँ 5 रुपए में होगा, वहाँ 50 में होगा। यानी अगर 50,000 में ऑपरेशन होगा तो 5 लाख में होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के सारे लोग, आम जनता, व्यापारी, गरीब, छात्र, वो लोग कह रहे हैं जो इससे पीड़ित है। आपने पीछे भी देखा होगा, कोरोना काल में भी सरकार ने क्या बात झूठ बोला और कैसे कैसे लोग सड़कों पे दौड़े थे। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि सरकार कुछ अपने 4 पूंजीपति मित्रों को, 4 क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कुछ दिनों बाद यही खरीद लेंगे इन सब चीजों को, जैसे हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन खरीदे जा रहे हैं। निजीकरण की डेफिनेशन, अच्छा एक बात बताइए, अगर अपोजिशन के लोग या कांग्रेस के लोग या अपोजिट पार्टी के लोग आज हड़ताल पे होते, तो चलो ये मानता कि ये पॉलिटिक्स की चीजें हैं। बैंक कर्मियों की रोजी रोटी का सवाल है। बैंक कर्मियों की साथ जो उनके व्यापार, उनके नौकरी पर कुठाराघात है, उनके बच्चों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। और जब ये बैंक अडानी अंबानी जैसे लोगों के हो जाएंगे, जैसे किसान बर्बाद हो जाएगा, तो भारत का आम आदमी भी बर्बाद हो जाएगा। अभी जो जनधन खाते खुलवाए गए थे प्राइवेट बैंकों में, 10,000 रुपए मिनिमम रखने की शर्त होती है। तो बताइए आप कैसे करेंगी फिर आप 10,000 रुपए, तो कहां से आप रखेंगी? तो आज तो आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट तो खुलवा रहे हैं, जनधन खाते। आपने अपना कोटा पूरा कर लिया और कोटा पूरा करके वो टारगेट दे दिया। क्या मेरा वीडियो आ रहा है? नहीं सर आ रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। तो मैं बता रहा हूँ कि आज जो है ये हालात देश में बहुत अलग होते जा रहे हैं। भारत की जनता ने जो गलती करी है, किसान भी कह रहे हैं, छोटा व्यापारी भी कह रहा है, देश के
छात्र भी कह रहे हैं जो 14 करोड़ से ज्यादा 16 करोड़ से ज्यादा जिनकी नौकरी छीन ली गई, खत्म हो गई, किसानों की खेती छीन ली गई और व्यापारियों का व्यापार छीन लिया गया। और महंगाई, आपने पता है कि पूरे 36 महीने के महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज का आंकड़ा अगर आपने देखा हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस में हम पहले ही कई 8 पायदान ज्यादा बढ़ के पूछ चुके हैं, भुखमरी के कगार पर हम और ऊपर बढ़ चुके हैं। हम हिंदुस्तान की फिर से एक मूवमेंट में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इवन नेपाल से भी पिछड़ गए हैं। पेट्रोल भी नेपाल में सस्ता, श्रीलंका में सस्ता, हमारे यहाँ महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। गैस सिलेंडरों ने महिलाओं की कमर तोड़ दी, घर के खर्च की कमर तोड़ दी और पेट्रोल डीजल ने हमारे बच्चों की सबकी कमर तोड़ दी। ठीक है। पेट्रोल पंप पर मैं गया तो मुझको ये कह रहे थे पेट्रोल पंप वाले कि सर केवल 40% बिजली रह गई है, केवल 40%। ठीक है अजय जी, अब इन तमाम सवालों का जो जवाब है हम सीधे देवेंद्र प्रमुख जी से ही ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। बैंकों के निजीकरण को लेकर हम बात कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे सर। इससे पहले तमाम बातें रखी थी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, अब आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे उनकी बातों की। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं आ रही सर, आपका वॉइस टेस्ट करवा लेते हैं, तब तक देवेंद्र प्रमुख जी मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी देवेंद्र, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी तो आ रही है मैडम।
तकनीकी खामी के चलते अभी दोनों ही मेहमानों को हम यहाँ रोक रहे हैं। तब तक हम आपको जानकारी दे दें कि बीते 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या फिर वो बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों का निजीकरण कर मौद्रीकरण कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार इनका स्वामित्व अपने पास रखे। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण देश के लोगों के हित में है या नहीं, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि अगर इसी तरीके से लगातार चीजों का और संस्थाओं का निजीकरण होता रहेगा तो क्या ये देश के लोगों के हित में है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से देवेंद्र प्रमुख जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तमाम बातों की, और दूसरा मेरा अहम सवाल यह है कि अगर एक के बाद एक इसी तरीके से संस्थाओं को या फिर जो भी आप कर रहे हैं निजीकरण की प्रक्रिया अपना रहे हैं, इससे देश की जनता का भला होगा या नहीं? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा पृथ्वी जी, ये जो कांग्रेस की तरफ से बात आई है, जो बताइए कि अडानी अंबानी की बार बार ज्ञानवान की बात होती है, तो ये अडानी और अंबानी आज के बनाए हुए नहीं है कि आज नए बिजनेसमैन इस देश के, ये कांग्रेस के लंबे समय के बने हुए बिजनेस है, कांग्रेस टाइम से चले हुए, और यही बिजनेसमैन थे कांग्रेस की सरकारों में भी। इसी को दोहराने के लिए देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी में जहां इनकी जरूरत होती है, सरकार को तो बिजनेसमैन भी ऐसा ही है, किसान की तरह वो भी मजबूत करता है देश को कहीं ना कहीं, और कहीं बात इनको लाभ पहुंचाने की है तो शायद इसको तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, चाहे वो बैंकों की बात हो, निजीकरण रेलवे की बात हो, या अदर्स कोई भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो, उसमें सरकार हमेशा ध्यान रखती है, जिस चीज में जरूरत है वही बात करती है। डीजल पेट्रोल की अगर बात करते हैं तो अब वैश्विक महामारी के दौरान पूरी दुनिया हिली है, सारी चीज सरकार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि 2010 और 9 की बात करने, उसके बाद कांग्रेस के पूरे टाइम की बात करने की कितनी बार डीजल के पेट्रोल के दाम किस किस तरीके से बढ़े हैं, जो कि जो दाम आज की तारीख में है वो उससे 10 साल पहले भी इस देश में रहे हैं। तब कहां गई थी इनकी जीडीपी, तब कहां गए थे इनके सवाल, और 98% 99% की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ज्ञान की जरूरत इनको है, हमको नहीं है। हम पटल पर काम करते हैं। ये किसानों की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि किसान ये कह रहे कि आज कभी 68 करोड़ की बात करते हैं, कभी 15 करोड़ की। मैं ये कहता हूं कि 65 से 70% टोटल आबादी का जो किसान है भारत का, वो किसान 90.9 अपने खेतों में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। सिर्फ कुछ लोग इनके बनाए हुए जो इनकी पार्टियों के नेता हैं, वो किसान का मुखौटा लगाकर रोड पर खड़े होकर रास्ते को भटकाने की और देश की स्थिति को खराब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए सारे जो भी है चोर सारे दल मुसेरे भाई इकट्ठे होकर किसानों का रूप लेकर या लोगों का सहारा लेकर कभी कहीं किसी तरीके की नई चीज लेकर आते हैं। और निजीकरण पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पल्लवी जी, आपका जवाब देना चाहता हूं कि निजीकरण कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं बनती किसी की भी। निजीकरण एक सुधार की प्रक्रिया है। पहली सरकारों में भी बहुत निजीकरण हुई हैं, और आज भी सरकार जो हमारा जिस तरीके का जो महकमा जिसको कहते हैं, जिसमें कोई दिक्कत आ रही है, बैंक से लेकर रेलवे तक जिसमें कोई कमी की दिक्कत आ रही है, उसी चीज को छेड़ा जा रहा है, उसमें सुधार का काम किया जा रहा है। अगर उसको प्राइवेटाइजेशन पर लाया जा रहा है तो सिर्फ उसके कर्मचारियों को सुधारने के लिए। किसी कर्मचारी की नौकरी कहीं खतरे में नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी निजीकरण में प्राइवेट कर्मचारी नहीं बनेगा। इसे गोल मोल और तोड़ कर पेश करने से, लोगों को भ्रमित करने से टीवी पर बैठकर कोई बात बनने वाली नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं पल्लवी जी। ठीक है, बताइए अजय वर्मा जी। देखिए एंकर महोदया, पंजाब में आज आपने देखा कि लोगों की अंतरात्मा जान गई। 3 विधायकों ने उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनी और 3 विधायकों ने बीजेपी का पल्ला छोड़ के आज वास्तव में पंजाब में जो है 0 अंडा घूम गया बीजेपी का, वो जाके कांग्रेस को समायोजित हो गए, चले गए। हमें पता है कि अन्नदाता के अन्न को ये सरकार सुनने रही है। आज आपने गवर्नर सतपाल मलिक साहब का बयान भी सुना होगा कि सरदार और किसान 300 साल तक नहीं भूलते हैं, सरकार हठधर्मिता छोड़ दे, इनकी बात मान ले, मध्यस्थता कर ले, नहीं तो हलाल हो जाएगा। ऐसे ही मैं देश के लोगों से और अपने भाई साथी प्रमुख जी से कहना चाह रहा हूं, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। क्यों कि अंतरात्मा की आवाज अगर आप नहीं सुनेंगे, हमारा कहना है कि आपके 303 MP हैं,
भैया 155 लेके मोदी बचाओ, मोदी भगाओ और देश बचाओ। मोदी भगाओ देश बचाओ। जैसे जैसे उत्तराखंड में सत्ता बदल के चीफ मिनिस्टर बदला है, ऐसे ही प्रधानमंत्री को बदल दो, या फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। वरना भारत की एक एक चीज जो आजादी से लेके आज तक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हमारे पुरखों के लिए, आने वाले कल का भविष्य, जैसे हिटलर ने जर्मन में बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया था, और अंत में आपको याद हो कि 1945 में फिर अपनी पत्नी को और अपने डॉग्स ब्लॉन्डी को और अपनी मैडम को गोली मारकर, ये इतिहास में चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा, हत्या, अपनी सुसाइड किया गया था। और जर्मन जो पहले फर्स्ट 10 कंट्रियों में आता था, फिर बाद में 100 कंट्रियों में आ गया था। तो मेरा अनुरोध ये है कि व्यापारियों के हित में, देश के किसानों के हित में, महिलाओं की इज्जत के हित में, छात्रों की नौकरी के हित में, छोटे व्यापार की रोजगार के हित में, बड़े लोगों का, जो 4 पूंजीपति घराने को तो छोड़ दो, वो तो इन्हीं के हैं, चूंकि उनकी पूंजी 150% बढ़ गई है कोरोना काल में, सबकी पूंजी घटी। सबके हित में मोदी जी को भगाओ और देश को बचाओ, वरना देश बिक जाएगा, कभी किसी चीज पर, कभी किसी चीज पर। आज तो बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, फिर इन उठाकर जो चैनल इनके खिलाफ बोलेगा, उस सारे चैनलों को, बस वो 2-4 चैनल का स्वामित्व जो अडानी अंबानी साहब के पास या इनके और भी टाइप के लोग हैं, जब आपने देखा बार के सीईओ से किस तरह उस चैनल का हंगामा हुआ था, और लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और कोई अगर चैनल आप शरीक का होता तो अब तक जेल में उठा के ब्लैक लिस्ट कर देते, जैसे एक और नेशनल टीवी के साथ किया गया था छापेमारी, एनडीटीवी के साथ किया गया। मैं आपके चैनल पे, कोई बात नहीं सर, उस तरफ नहीं जाते हैं। खैर मैं बता दूं आपको कि ये निजीकरण जो निर्णय लिया गया है, इसके खिलाफ अर्थशास्त्री भी हैं, इसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, और पूरा जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भी हैं, और हम भी हैं, और आम आदमी भी है। और देश की आम आदमी की तरफ से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थान जो हमारी नवरत्न कंपनी है वो बेची जा रही हैं। आखिर क्यों ये देश के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है? क्योंकि ये केवल RSS का एजेंडा है। गोविलकर साहब की एक किताब थी, जो इनके संस्थापक सदस्य थे, और ये लोग देखिए 5 स्टेटों में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास नाथुराम गोडसे साहब, इनके पास प्रजा ठाकुर, इनके पास जो है ये क्या नाम है, ये सारे लोग जो है इनके नाम पर भी चुनाव नहीं मांग रहे। नोटबंदी, GST और काला धन, इनके नाम पर अब टिकट वोट नहीं मांग रहे वहां। क्यों? ये पंडित सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके नाम को लेकर वोट मांगते हैं। क्यों ये तमिलनाडु में के कामराज के नाम पे वोट मांगते हैं, जो कांग्रेस के हो गए हैं? इसलिए इनकी नीति भी खराब है, इनकी नीयत भी खराब है। देखिए 5 स्टेटों का भी कैलकुलेशन समझ ली इस निजीकरण के संबंध में। देखिए पांडिचेरी में इनके पास कोई सीट नहीं थी, अजय जी दरअसल माफ कीजिएगा सर, समय की भी कमी है, तो इतने विस्तार पूर्वक हम चर्चा में जा नहीं पाएंगे, और इनकी नीति और नियत वाकई में इतनी खराब होगी, तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर ये परिणाम देख लेंगे, भुगत लेंगे, तब शायद इन्हें अपनी नीतियां समझ में आ जाए। फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में यहाँ पर काफी लोग नजर आ रहे हैं, न सिर्फ अर्थशास्त्री, खुद बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भी इस समय सड़क पर हैं, और 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई गई है। खैर सरकार अपनी इस नीति को बदलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। जोमेटो डिलीवरी बॉय केस में अब नया ट्विस्ट आ गया है। आपको बता दें, मारपीट मामले में अब महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। महिला ने जोमेटो डिलीवरी बॉय पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। अब खुद महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी, अहम खबर। जोमेटो और उसके डिलीवरी बॉय का मामला चर्चा में है इस समय। आपको बता दें कि ट्रेंड कर रहा है ये मामला। सोशल मीडिया पर लोग लगातार डिलीवरी बॉय का सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि बॉलीवुड की तमाम जो हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो भी जोमेटो डिलीवरी बॉय का ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मसले में नया ट्विस्ट आया है। बताया जा रहा है कि महिला के खिलाफ ही मारपीट का जो ये पूरा मामला था, अब एफआईआर दर्ज की गई है महिला के खिलाफ ही। जोमेटो और उसके डिलीवरी बॉय का मामला चर्चा में है इस समय। हर जगह इसी मसले पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इस मसले को उठाया जा रहा है और ज्यादातर लोग डिलीवरी बॉय के समर्थन में ही नजर आ रहे हैं। चलिए अब खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष की एक टिप्पणी पर पूरे सत्ता पक्ष में उबाल आ गया। दरअसल सोमवार से जुड़े एक सवाल पर जवाब दिया जा रहा था। जवाब गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ही दे रहे थे। सवाल के जवाब के बीच में ही तेजस्वी यादव ने एक तरह से मंत्री प्रमोद कुमार को बीच में टोक दिया और सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया कि तुम लोगों को कौन मंत्री बना दिया है, जवाब देना नहीं आता। इसके बाद तो सत्ता पक्ष और खासतौर पर बीजेपी के सदस्य आग बबूला हो गए। तेजस्वी की इस टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मोर्चा संभाल लिया। तारकिशोर प्रसाद इस कदर आग बबूला हुए जिसका कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि हमें जलील किया जा रहा है। तेजस्वी लगातार मंत्रियों के बारे में गलत बोल रहे हैं। हम यह जलील होने के लिए नहीं आते। ये तो गलत परंपरा की शुरुआत है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसद से एक पक्ष को संरक्षण मिल रहा है और सदन में यह पूरी तरीके से गलत हो रहा है। बियाडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा। बैठ जाइए आप लोग बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। बियाडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए तब ना सुनेंगे। हम बैठ जाइए संजय सरावगी जी, बैठ जाइए। नहीं बैठिए आप। नियम, आसन का नियम सर्वोपरि है। बैठ जाइए आप लोग। नहीं, गलत है। आप डायरेक्शन मत दीजिए। बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। आप छोड़ दीजिए, बैठिए, सब लोग बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि सिर्फ पूरा को सुना देंगे, ग्राह्य कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा कुछ एक लाइन में उनको बता रहे, टाइम बाउंड के अंदर उसका अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना। चले कहाँ ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मंत्री जी, हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए। हाँ ठीक है, वर्षों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए।
नहीं, ये गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? बैठ जाइए सब लोग, आप बैठ जाइए सब लोग, व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा, कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं, हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर क्या एक आदमी बोलेंगे? ये सब लोग, माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, माननीय नंद की बैठक सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं, और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया, ये तो महोदय सदन का अपमान है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय, आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं, और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है, और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठा देखिए, कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा शक्ति सिंह जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनपी न्यूज पर। पहले राहुल आनंद जी आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर इस समय बवाल मचा हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, अब जलालत पर जंग छिड़ी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय चरम पर है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले जब बिहार विधानसभा की कोई सदन में कोई भी मंत्री विधायक जब बैठते हैं जाते हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो या सरकार के साथ हो, सबसे पहले उस जगह की विधान पर सभा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आपको पूरे राज्य के लोग देश में इसकी चर्चा होती है, तो वहां अगर अनुशासन रहेगा, खास करके बातों में संस्कार झलकना चाहिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा आप पाएंगे। रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी में पहले से ही, आरजेडी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आरजेडी पार्टी में पहले से ही संस्कारों की कमी रही है, तो वो इस प्रकार का कर सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव जी खुद चार्जशीटेड है IRCTC घोटाले के मामले में। तो अगर कहीं भी बाजार में अगर संस्कार मिलता तो मैं जरूर खरीद कर अपनी जमीन गिरवी कर उनको संस्कार लाकर दे देता, क्योंकि पिता की राजनीतिक विरासत के आरक्षण पे ये उप मुख्यमंत्री बने थे और इनके भाई मंत्री बने थे। तो कथनी करने में थोड़ा सा फर्क तो आएगा। जिसने संगठन को सींचा ही नहीं है, जिसे संगठन के बारे में ABCD पता ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहता है और उप मुख्यमंत्री बना हुआ होता है किसी समय में, और उसे अगर इस प्रकार की मर्यादा का अगर उल्लंघन करे तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक चीज है। सवाल और जवाब दोनों चलता रहता है। मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें माननीय नंद किशोर यादव जी भी कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने कहा था कि जवाब भेज दिए जाएंगे, लेकिन आज तक जवाब भेजे नहीं गए हैं। तो एक बार इन्होंने ही एक बहुत अच्छी बात कही थी सदन में कि हम पे तो अनेकों दाग हैं, लेकिन आप अपने आईने को भी साफ कर लीजिए। तो ये चीज आज उनको भी समझना चाहिए कि कम से कम अगर आप पे दाग है तो कम से कम संस्कार को भी तो सीख लीजिए कि किस प्रकार से माननीय मंत्री से, क्योंकि इन्होंने तो इनके घर में तो चीफ मिनिस्टर खुद रहे हैं, उप मुख्यमंत्री खुद इनके घर के ही रहे हैं, तो इनको क्या कदर आएगी उन लोगों की। तो अगर ये एड़ी चोटी एक कर संगठन को आगे बढ़ाए होते तो एक समझ में आता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनको तो लोकतंत्र पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो खुद अपना वोट नहीं डाला था, क्योंकि इन्होंने अपना हार को स्वीकार कर लिया था एक समय में, इसलिए ये वोट डालने तक नहीं गए थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि आगे ये भविष्य है, आरजेडी के भविष्य इन्हीं के हाथ में है, ये दोनों भाई के आगे पीछे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रतिपक्ष नेता को अगर थोड़ी सी भी
शर्म अगर आए आज के दुर्व्यवहार से, तो इनको अपने पार्टी के लोगों को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी में जरूर ये है कि रे तू ता का संबोधन कर इनके विधायक इनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमारी एक संस्कार है, हमारी एनडीए में एक संस्कार है, संस्कार के तहत हम चलते हैं और हम किसी की आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने से पहले 10 बार सोचते हैं। जी ठीक है, शक्ति सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, तेजस्वी यादव के बयान को अब आप किस तरीके से डिफेंड कीजिएगा? आपको लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है या जिस तरह का व्यवहार उनके द्वारा विधानसभा में किया गया वो कहीं से भी स्वीकार्य है? हमें लगता है कि आप लोगों ने पूरा संदर्भ को देखा ही नहीं। सवाल एक अति महत्वपूर्ण था, बिहार के सरकारी जमीनों को, चीनी मिल की संपत्तियों को औने पौने में बेचने का सवाल था, और उसमें कुछ अपने चहेते लोगों को देकर के जिस तरह से इन लोगों ने संपत्ति को बेचने की कोशिश की है, उन सवालों पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। आप हमें बताइए कि जदयू का जो 1 से मिले है उसके नाम पर 2 चीनी मिलें दी गई, और वो उसको जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया, पूरे स्क्रैप को बेच दिया, रैयान का बेच दिया, सकरी का बेच दिया, और अभी 13 साल में आपने सिर्फ जो है 3 नोटिस भेजा है। और जब मंत्री जवाब दे रहे थे और स्वयं जो है विधानसभा अध्यक्ष उसको कह रहे थे जवाब देने के लिए, तो बीच में जिस तरह से श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने खड़ा होकर करके गरिमा को तोड़ा, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाते हैं, जिनको इतना भी अकल नहीं है। ये पहले सोचना चाहिए कि जब मंत्री जवाब दे रहे थे बीच में ही कैसे उठ जाएंगे, जवाब दे नहीं रहा है बीच में उठ जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आपको समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार ने बिहार के संपत्तियों को आपने जो भूमि आपने आवंटित किया, चीनी मिले का 2000 से अधिक एकड़ जमीनें आपने आवंटित कर दिया, औने पौने भाव में लोगों ने बेच करके प्लॉटिंग करके बेचा है, और इसमें सारे लोग खास कर करके जो आप तिरहुत जो मैसर जो कंपनी है वो जो है इन लोगों ने पूरी संपत्ति को बेचा है। देखिए शक्ति सिंह जी, जितना अहम मुद्दा अभी आपने यहां पर उठाया या उस समय तेजस्वी यादव विधानसभा में उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा मुद्दा गौण हो गया है सिर्फ इतनी सी बात पर कि तेजस्वी यादव इतनी जल्दी अपना आपा खो बैठे। और आप कह रहे हैं कि हमने कार्यवाही नहीं देखी, हमने कार्यवाही देखी सर। अगर आप थोड़ी देर पहले जुड़ते तो आप शायद ये भी देख पाते कि तेजस्वी यादव का पूरा संबोधन भी हमने दिखाया है। तो बात यहां पर यह है कि अगर वो अपना आपा नहीं खोते तो क्या इस मुद्दे को हम जोर शोर से नहीं उठाते? क्या आपको ये कहीं से भी सही लग रहा है कि आप इस तरीके से टीका टिप्पणी कर ले कि आपको मंत्री कौन बना दिया? क्या आपको ये अच्छा लगेगा सर? चलिए फोन लाइन काटकर चले गए हैं शक्ति सिंह जी। बताइए राहुल आनंद जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं एक ही झूठ को 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, तो वो मुझे सच लगने लगेगा। वो यही चीज है। अगर कहीं पार्टी में, संगठन में अगर कहीं कोई कमी है तो उस चीज को निखारना चाहिए और अपने विपक्ष से सलाह मशवरा कर अपने में निखार लाना चाहिए। ये एक अच्छी बात होती है। और सदन में जो घटना घटी है उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो किसी के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्ष हो, दोनों को इन गरिमाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया कि तुम लोगों को मंत्री कौन बना देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनका अति महत्वाकांक्षी वाली बोली है, जो इनके पिताजी भी बोलते थे। अरे तो ऐसे इनका संबोधन ऐसा होता था, अरे तो एमएलसी हो जा, इस प्रकार का वो संबोधन करते थे। तो ये सब चीज सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप किसी को माननीय का संबोधन करते हैं तो माननीय का मतलब होता है उनका सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, शक्ति सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह जी देखिए, प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूं, 5 बार एमएलए चुनकर आया हूं। चांदी का चम्मच लेकर के भारतीय कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं ना, अध्यक्ष बने, वो लिए हैं चांदी का चम्मच। 50,000 से 80 करोड़ से सेक्रेटरी सिविल क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। उनसे पूछिए उन लोगों से कौन सा चांदी का चम्मच लेकर के, अनुराग गुप्ता से पूछिए, पीयूष गोयल से पूछे, राजनाथ सिंह जी के बेटे से पूछे, या ठाकुर के बेटे से पूछे कौन चांदी के सोने के चम्मच लेकर के पैदा लिए। सवाल है कि बिहार की संपत्तियों को पौने पौने भाव में आप बेचवा दीजिएगा, पूरी संपत्तियों को बेचवा करके औद्योगिक स्थापना करना था, आप नहीं करेंगे। अब प्रतिपक्ष पूछेगा नहीं, अब मंत्री को जवाब देना था, दूसरा मंत्री उठ करके व्यवधान पैदा करेगा, स्पीकर को थ्रेट करेगा, बोलेगा कि नेता प्रतिपक्ष को
कर रहे हैं। और तब उन्होंने कहा कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन सकते हैं, जिनको जवाब देने नहीं करते हैं, तो जवाब देने लगे बैठेंगे मंत्री, तो उसमें रहे होंगे। ये तो सदन की गरिमा माननीय मुख्यमंत्री शक्ति जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। शक्ति जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। शक्ति सिंह जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं उनका। राहुल आनंद जी आप तब तक अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं शक्ति सिंह जी की बातों को सुन रहा था और मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि पूरे देश में एक ही हल्ला है कि इस सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तो जिस प्रकार से इनकी जब सरकार आई थी तो इन्होंने अब दूसरे की संपत्ति को बेचवा कर अपनी संपत्ति में इजाफा किया था, जिसके कारण इनके ऊपर काफी आरोप लगे, जिसकी वजह से नीतीश जी को उनका साथ छोड़कर वापस आना पड़ा। क्योंकि मिट्टी घोटाला, पेट्रोल पंप घोटाला और बेनामी संपत्तियां इन्होंने 1.5 से पौने 2 साल में इतनी बढ़ा ली थी कि इनको जवाब देते देते ये थक गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य के विकास के लिए, क्योंकि कहीं भी जब सरकार अपना काम करती है या बीआरए के माध्यम से अगर संपत्ति दी जाती है तो वो उद्योग लगाने के लिए दी जाती है और अन्य कारणों के लिए दी जाती है। तो उसके लिए सरकार की जो थिंक टैंक होती है, जो कमेटी बनी होती है, वो इसका वर्णन करती है। तो अगर कहीं कुछ आपको किंतु परंतु नजर आता है तो आप उसको एक तरीके से बोलेंगे। अगर मैं आपसे नाराज हूं, अगर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है तो मैं आपको सम्मान देकर अपनी बातों को रखूंगा, ना कि मैं आपको बेइज्जत कर आपसे बातों को पूछूंगा। क्योंकि कोई भी अगर मंत्री विधायक कोई भी बनते हैं तो वो सदन के बारे में जानते हैं, वो अपनी भूमिका को निभाने के लिए तत्पर होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अगर कोई प्रतिपक्ष अगर सवाल करता है तो उसका जवाब भी वो देते हैं। लेकिन ये जवाब सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए सामने बैठे हुए व्यक्ति के अंदर। अभी युवा अवस्था है, युवा अवस्था का ये पहचान होता है कि थोड़ा उत्तेजित होकर बोल देना, वही काम उन्होंने किया है। लेकिन इसको उनको समझना चाहिए कि इसका परिणाम भी उनके ऊपर उल्टा आ रहा है, क्योंकि सारी जगह उनकी निंदा हो रही है और खास करके लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। इस प्रकार की बोली पे अवश्य लगाम लगाना चाहिए। ठीक है, आरजेडी से अब अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी आपका भी मैं परिचय करवा देती हूँ, उनसे बात कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण कुमार जी, आपसे पहले जो आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने प्रमोद कुमार को कहा है कि पता नहीं कहां कहां से मंत्री आ जाते हैं, इन्हें कौन मंत्री बना देता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी उनके इस बयान का और इन शब्दों का, खासकर इन शब्दों का समर्थन करते हैं? आपको स्वीकार्य लग रहे हैं कि इस तरह से बात करना, वो भी विधानसभा के अंदर बैठकर? कौन प्रवक्ता बोल रहे थे, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। अरुण जी, हमारे साथ राहुल आनंद जी इस समय जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताइए। जी, क्या पूछ रहे थे आप? सवाल दोहराएगा। सर, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो प्रमोद कुमार के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो कहीं से स्वीकार्य है? जो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन कौन मंत्री बन जाता है, कहां से इन्हें मंत्री बना दिया जाता है। देखिए, मंत्री पद एक संवैधानिक पद होता है, वह मर्यादाओं से पूर्ण पद होता है। तो मंत्री बनाने के समय ख्याल रखा जाता है कि किस पर कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, किस प्रकार की, उसको हर एक चीज देखकर ही मंत्री बनाया जाता है। तो अगर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नहीं कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, तो उनके कहने का अर्थ ये नहीं है कि कैसे कैसे लोग, उनका कहने का अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति मंत्री बनने के लायक, जो व्यक्ति में वह गुण है, वैसे व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए, ना कि जिस पर FIR हो, ना कि जिस पर बहुत सारे स्कैम के घोटाले के चार्ज लगे हुए हैं। बहुत सारे चीज देखना पड़ता है। और ऐसे स्थिति में अगर गलत लोग बन गए, जैसे मेवालाल को बना दिया गया था, तो मेवालाल को बना दिया गया था तो उन्हें हटाया गया, हटा कर अशोक चौधरी को बनाया गया। अशोक चौधरी को बनाया गया तो अशोक चौधरी के पत्नी भी उसी घोटाले में फंसी हुई थी। तो
मंत्री बनाने के समय कम से कम ये सब चीजों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति उस लायक है कि नहीं लायक है। ये उनका कहने का अर्थ हुआ, इसे कोई गलत अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी, अरुण कुमार जी काफी सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, और उनकी बातों से ही ये साफ तौर पर झलक गया कि कितनी आसानी से उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को सही करार दिया। बताइए। देखिए, मैं भाई अरुण जी से आग्रह करूंगा, मैं उनकी बातों का समर्थन भी करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी संवैधानिक पद पे बैठाने से पहले उसके कैरेक्टर के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर कितने मामले हैं, कितने आपराधिक मामले हैं। तो भाई अरुण जी मुझे ये बता दें कि माननीय तेजस्वी यादव जी पे भी तो बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं घोटालों को लेकर, तो क्यों ना उनको प्रतिपक्ष नेता से हटाकर आप ही के पार्टी के कुछ लोगों को ले आया जाए, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो। अति पिछड़ा भी में अच्छे अच्छे लोग हैं आपके यहाँ, पिछड़े वर्ग भी में अच्छे अच्छे लोग हैं। तो और अगर सेम जाति से लाना है तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। तो कम से कम आपने अगर ये बात बोली है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष को तो जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए और एक बार इस परिवारवाद पार्टी को जरूर से विचार कर लेना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष को आने वाले समय में किसको बनाया जा सकता है जी। और आपने एक बात ये भी कहा कि अभी का जो डिबेट था उसमें उनकी बातों की प्रतिक्रिया के बारे में थी, लेकिन आपने शब्दों की माया जाल बिछाकर उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपको कहना था कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। देखिए, तरीका हो सकता है किसी का समझाने का, हो सकता है उनका तरीका गलत हो। आप ये बात कहते तो ज्यादा काबिलियत तारीफ होती। ठीक है, बताइए अरुण कुमार जी। देखिए, जो इन्होंने कहा अपराध की कई श्रेणियां होती हैं, वो श्रेणियां में बटा हुआ है। अब बिहार में अपराध चरम पर है, बिहार में शराबबंदी लागू है, और अगर कोई मंत्री शराब बिकवाने में या उनका कोई परिवार शराब बिकवाने में पकड़ा जाता है, बाई नेम FIR होता है, तो उनका क्या कर्तव्य बनता है? वैसे लोगों को मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं हटाते हैं? इनके विधायक में अब देखिए, इनके विधायक गोपाल मंडल ये जमीन कब्जा करने के लिए चले गए, और जमीन कब्जा करने गए तो वहाँ कहते क्या है, वहाँ कहते हैं कि बनिया बकाल को ताकत है कि हमको अधिक करेगा। तो ये सब जो किसी जाति विशेष का नाम लेकर हमेशा रास्ते जदयू के लोग और भाजपा के लोग संवैधानिक मर्यादाओं का धूल चटाने का प्रयोग करते रहते हैं। वे ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए हैं कि जिनको ठीक है जनता चुन के भेजी है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी को ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए जो कि संवैधानिक मर्यादाओं का हमेशा उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसा जदयू और भाजपा के लोगों को करना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष को हक है कि वो सभी बातों को वो सदन में उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमें ये नहीं लगता कि उन्हें सदन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई है। नेता प्रतिपक्ष का जो जवाब होता है, नेता प्रतिपक्ष का जो जवाब देने का होता है, वो सत्ता पक्ष के सदस्य, सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं उन्हें देना होता है। यहाँ अब ये इनका जो भारतीय जनता पार्टी के जो है उप मुख्यमंत्री, वो अपने आप को ही नेता समझते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री के समकक्ष हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि विधानसभा में पहली बार देखने को मिल रहा है, और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को विपक्ष के भावनाओं को कद्र करनी चाहिए, विपक्ष की भावनाओं को सुननी चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग अगर विपक्ष की बातों को सुनते, विपक्ष की बातों को पर अमल करते, तो शायद
राजभवन मार्च विधायकों को नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज है, ये लोग अब क्या कहें, ये लोग ठीक है। राहुल आनंद जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं अरुण कुमार जी इस पर। राहुल आनंद जी, इसमें मैं अपना भी एक सवाल ऐड करना चाहूंगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा सो तो कहा, उस पर मंत्री जीवेश मिश्रा भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए ये बात कही है कि कैसे कैसे लोग नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं पास नहीं है लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के लोग को अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो एटलीस्ट उनके पास सामाजिक और शिक्षा से संबंधित जानकारी जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। जो 8वीं 9वीं की जो उन्होंने बात किया है, और मैंने आपको एक अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कहा था, जैसे मैंने ये कहा था कि युवा अवस्था की बात है, तो तेजस्वी यादव जी का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 32-33 साल के उम्र के हैं। और मैंने एक शब्द ये भी कहा था कि राजनीतिक आरक्षण की वजह से आज वो प्रतिपक्ष नेता बने हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता बनने के लिए एक उम्र की भी आवश्यकता होती है और खास करके वो अनुभव जो होनी चाहिए अपनी बातों को कहने के लिए और समझाने के लिए। अभी जो उनकी ट्रेनिंग कैंप चल रही है, जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री उनकी जो चल रही है, वो अभी उसमें और निखार लाने की जरूरत है। हाँ, मैं माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी की भी बातों का खंडन करूंगा कि जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई थी, तब हमारे माननीय मंत्री ने भी इस बात का कहा था। और इन्होंने, भाई अरुण ने एक बात ये भी कही कि राजभवन मार्च करने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके ही एक पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ तेज प्रताप जी का एक फोटो हुआ था, जो एक सिवान हत्याकांड में वो आरोपित थे। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो जहां पे शराब बरामद हुई, जिस स्कूल में बरामद हुई, वो जरूर माननीय मंत्री के पिताजी के नाम पे वो जमीन थी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था, किस प्रकार से वो घटना घटी है, इसके बारे में खंडन किया गया था और सारे खंडन कर मीडिया के सामने संबोधन कर बताया गया था। क्योंकि देखिए, वो एक हाई प्रोफाइल चीज था जिसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी, तो उसके ऊपर क्रिया भी दी गई थी। तो ये समझने की बातें हैं। और जहां तक शराबबंदी की बात है, और मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि अगर नीतीश कुमार जी का ये कर्मठता नहीं होता तो फिर आज वो स्कूल में उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं घटी होती। इसलिए हमें अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का हो या आम आदमी हो। अगर कहीं कुछ प्रकार की असंवैधानिक चीज पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और अभी जो माननीय मंत्री जी ने इस चीज को कहा था, तो उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने खंडन भी किया था और सारे चीजों को रफा दफा भी आंख के सामने किया गया था। जी, चाहेंगे कि विधानसभा की जो एक तरीके से वातावरण होता है वो सही रहे तो ही बेहतर रहेगा। एक गरिमा होती है तो वो गरिमा बरकरार रहे, ये दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।